नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो निकली थी उसकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। दिसंबर में एग्जाम डेट है और आवश्यकता ये है कि निरंतर आप ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि आपको अपनी कमजोरियों का पता चल सके। तो ये ग्रुप इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये पेड क्विज का ग्रुप है और कुछ प्रश्नों का अभ्यास यहाँ वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है। विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे संविधान संशोधन दे रखा है और उसका वर्ष दिया है। कौन सा संशोधन किस वर्ष में हुआ था पूछा जा सकता है। तो 10वां संशोधन हुआ था 1961 में, ऐसा दिया हुआ है। 21वां जो अमेंडमेंट है वो हुआ था 1969 में और जो 42 नंबर का है 42वां वो 1976 का है। जबकि 68वां संशोधन हुआ था 1991 में। अब इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है आप बताइए। और इस पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है इसमें वो बी वाला हो जाएगा। 21वां संशोधन जो है ना उसकी तारीख सही नहीं दी है। ठीक है, 21वें संशोधन को कब किया गया था? ये 1969 का नहीं है बल्कि 1967 का है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप बताइए। संविधान में तत्काल में कितने अनुच्छेद हैं आप देखकर बताइए। 395, 422, 470 और 448। तो तत्काल में कितने अनुच्छेद हो गए? इसमें 470 अनुच्छेद है। शुरुआती स्थिति में अनुच्छेदों की संख्या कम थी लेकिन अभी बढ़कर इतनी ढेर सारी हो गई है। तमाम अमेंडमेंट हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से 470 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को आपने देखा। प्रश्न संख्या 3 को अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, मान लीजिए कि वो संसद में मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और मंत्री बन जाता है, तो उसको कितने महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा? ये कितने महीने की अवधि होती है, नहीं तो उसकी जो मंत्री पद की योग्यता है वो खारिज कर दी जाएगी। तो ये 1 महीने की रेंज होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है कि 2 महीने की होती है, आप बताइए। तो ये 6 महीने की होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 1962 की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से, यहाँ आप देखें 1962 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को विधान परिषद में नामित नहीं किया गया था? ठीक है, जो नॉमिनेट नहीं हुआ था वो आपको चुनना है। तो पटियाला के महाराज को नहीं नॉमिनेट किया गया था, या फिर बनारस के राजा जो थे उनको नहीं किया गया था, आगरा के राजा को नहीं किया गया था, कि सर दिनकर राव को नहीं किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट जो है ना उसको महत्व देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा के राजा, इनको इसमें नॉमिनेट नहीं किया गया था, बाकी 3 थे। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि अनुच्छेद 3 जो है संविधान का, उसके हिसाब से भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक, तो अब इसमें आप देखें किसी राज्य, तो असल में इस प्रश्न में पूछा गया है कि अनुच्छेद 3 जो है आर्टिकल 3 है, उसके अनुसार भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। तो इसका अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी 3 अधिकार उसकी श्रेणी में आते हैं, मतलब उसके कैटेगरी में आते हैं अनुच्छेद 3 के हिसाब से। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है कि नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति ये संसद के पास है, लेकिन ये अधिकार उसको कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल नंबर 2 देता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। ठीक है, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति ये संसद के पास अनुच्छेद 3 के हिसाब से नहीं है। इसका अंग्रेजी वर्जन भी आप देख रहे हैं, सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को आप देखें। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? प्रश्न संख्या 6, ये भारत सरकार अधिनियम 1909 था। भारतीय परिषद अधिनियम असल में था। भारत सरकार अधिनियम 1919 था, जिसे कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जिससे कि अधिकांश अनुच्छेद भारतीय संविधान में आ गए हैं। और भारतीय परिषद अधिनियम था 1892 का। इसमें से कौन सा था? लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया बताइए। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे भी आप देख रहे हैं। इसका बी वाला हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का। ठीक है, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहा जाता है वो वाला ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने 6 वाले को देखा। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बन गया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? ये चौधरी चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, या चंद्रशेखर थे, या मोरारजी देसाई थे? आप देखकर बताएं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला होगा, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर को चुना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखें। पंचशील का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? अब इसमें देखें आप, गुट निरपेक्षता दिया हुआ है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व दिया हुआ है, एक दूसरे के भूभाग में आप जो उसकी स्वतंत्रता है, अखंडता है, उसका सम्मान करेंगे, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप की भावना रहेगी। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है आप यहाँ देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। और क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा, जो कि इसके प्रिंसिपल में शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब कौन सा किस सूची का विषय है? जैसे कि संवर्ती सूची है, संघ सूची है और राज्य सूची है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें देखें, फॉरेस्ट यानी जंगल जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, ऐसा दिया हुआ है। नॉट करेक्टली मैच आपको ढूंढना है। इलेक्ट्रिक यानी बिजली जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। पासपोर्ट और वीज़ा का मामला केंद्र देखता है और इंडस्ट्री का मामला जो है वो राज्य देखता है। आप देखकर बताइए इसमें गलत कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये राज्य के अधिकार में आती है, यही वाला इसमें गलत दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने इसे चुना, इधर वाले को भी चुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य करता है? ये बाध्यकारी व्यक्ति कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या भारत के प्रधानमंत्री हैं, या फिर यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री है। प्रश्न संख्या 10 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का ये काम। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को आप देखिए। 1857 के बाद ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन हुए थे, ये 1857 के आसपास काफ़ी आम बात थी। तो जो उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, वो इन आंदोलनों का लक्ष्य था। मतलब जो यहाँ आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे वो उपनिवेशवाद को उखाड़ना चाहते थे। संघर्षों को विशिष्ट और सीमित उद्देश्यों के लिए निर्देशित किया गया था। मांग लगभग पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थी और आंदोलनों को विदेशी जो बागान मालिक थे और जमींदारों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है नीचे आप देख रहे हैं। और बताइए कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें जो पहला वाला है वही इसका इनकरेक्ट है, बाकी जितना है वो पीजेंट मूवमेंट के बारे में सही दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉलोनिज्म को उखाड़ना ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका काम था, क्योंकि उसे पता था कि अंग्रेज ही असली समस्या की जड़ है। तो वो छोटी छोटी समस्याओं पर नहीं ध्यान देके ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ उखाड़ने में लगे हुए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे आप 12वें को देख रहे हैं, कौन सा प्रसिद्ध अवधि सत्र जो कि 1955 का था उसके दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष बना? कौन सा व्यक्ति था जो कि इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है? ये CR दास थे, ठीक, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे, या UN ढेबर का नाम आता है, या पुरुषोत्तम दास टंडन? इसमें से कौन से व्यक्ति थे? आप देखकर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो इसका सी हो जाएगा। UN ढेबर का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 को आप देखें। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा रिफॉर्म जो है ये इस पर्पज से भारत में लाया गया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा धीरे धीरे। ये कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 1919 था, या जो काउंसिल एक्ट था 1909 वाला, 1909 वाला, या भारत सरकार अधिनियम 1858 वाला था? बताइए इसमें से कौन सा था? इसका जो इंग्लिश वर्जन है आप नीचे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर है वो इसका बी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना को लक्ष्य बनाया गया था कि भाई धीरे धीरे करके यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित किया जाएगा। और इसकी पूरी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को गठित किया गया। 10 साल की अवधि में समीक्षा करनी थी, 10 साल से पहले ही उसे गठित कर दिया गया था। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होगा, यहाँ हमने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखिए। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी के सौजन्य से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स चले हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इसका देखें आप, सविनय अवज्ञा ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है, असहयोग जो है वो भी जुड़ा हुआ है, और चंपारण भी जुड़ा है। तो सिंपल है कि काकोरी कांड जो है वो गांधी जी से नहीं जुड़ा है, और इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक तरफ सभा का नाम दिया है, संस्था का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका फाउंडेशन ईयर दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो यहाँ पे आप देखें, आत्मीय सभा का नाम दिया है और स्थापना वर्ष क्या दिया है, यहाँ देखिए 1815 दे रखा है। ब्रह्म समाज का दिया है 1818, ठीक है, ब्रह्म समाज का दिया है 1818, और उसके बाद रामकृष्ण मिशन का क्या दिया है 1897, आर्य समाज का दिया है 1875। अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का इसमें इनकरेक्ट दे रखा है।
ब्रह्म समाज का सही स्थापना वर्ष क्या है? 1828 है, न कि 1818। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। इसके बाद कुछ हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे विलोम पूछा जा रहा है कि आदिष्ट का विलोम क्या होगा। तो आदिष्ट का कौन सा होगा? निर्दिष्ट होगा, निषिद्ध होगा, उद्धत होगा कि धवल होगा? तो इसमें आप देखकर बताएं। उद्धत तो नहीं होगा। उद्धत मतलब जो उजड़ और चंचल होता है उसको कहा जाता है, और धवल मतलब सफेद रंग से तात्पर्य है। बाकी निर्दिष्ट और निषिद्ध में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो निषिद्ध होगा। ठीक है, आदिष्ट का क्या होता है? निषिद्ध। आदिष्ट मतलब जिसका कि आदेश दिया गया हो, और निषिद्ध मतलब जिसे कि निषिद्ध किया गया हो, यानी उसका निषेध किया गया हो, उसे रोका गया हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखें। सानुग का विलोम शब्द है, कौन सा है? आनुग होगा, निरानुग होगा, अनुनग होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए, निरानुग होता है। ठीक है, सानुग का जो विलोम शब्द है वो इसमें से कौन सा होगा? निरानुग होगा, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। दूसरे को हमने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, या आप क्रम से चलें तो तीसरा, अंतिम का विलोम शब्द है। अंतिम का क्या होगा? अंतिम मतलब आखिरी। तो इसका आरंभिक होगा, अंततः होगा, अनंतिम होगा, या फिर क्या होगा इसमें से? तो आरंभिक होगा। ये तो सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अंधकार का विलोम नहीं है। एक शब्द के बहुत सारे विलोम हो सकते हैं, क्योंकि एक शब्द को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, पर्यायवाची इसी का नाम है। तो अंधकार का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, आलोक नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, द्युति नहीं होगा, कि तम नहीं होगा? तो तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है, न कि विलोम। तो इसीलिए हम तम को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बाकी जितने हैं वो सब प्रकाश के पर्यायवाची हैं, तो उनको आप याद रखेंगे, आलोक, प्रकाश और द्युति। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिए। झीना का विलोम। झीना मतलब जो पारदर्शी है, जो कि जिसमें सघनता की कमी है। तो ऐसा जो है इसका कौन सा हो जाएगा? झीने का गाढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, कि पर्दा हो जाएगा? तो झीना का हो जाएगा गाढ़ा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, क्रम से 7वां है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो त्रुटि की सुधार करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और कार्य का संपादन हो गया है, कल से अखबार छपने की व्यवस्था कर दें, या कर दीजिए, ऐसा। और उपर्युक्त सभी को चुनेंगे तो सब गलत हो जाएगा, लेकिन सब इसमें गलत नहीं है। ठीक है, इसका गलत कौन सा है? ए वाला गलत है। त्रुटि की सुधार करनी चाहिए, त्रुटि का सुधार करना चाहिए। ठीक है, वाक्य क्या होगा? त्रुटि का सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, किसकी है बताइए। षण्मास लिखा हुआ है, शुद्धिकरण लिखा हुआ है, झूठ लिखा है, और संक्षिप्तीकरण लिखा है। अगर संधि के नियमों को ठीक ढंग से लगाया जाए तो 2 वर्णों को या 2 शब्दों को जोड़ने में अशुद्धियां प्रायः कम ही होती हैं। अब इसमें बताइए कौन सी वर्तनी जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन इसका जो आप ध्यान से देखिए, इसका जो बी वाला विकल्प है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होता है, न कि शुद्धिकरण। जब आप जोड़ते हैं ना तो दीर्घ मात्रा आ जाती है। षण्मास ठीक लिखा है, वो गलत नहीं। ठीक है, शुद्धिकरण नहीं बल्कि शुद्धिकरण होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, जरा बताइए। तो देखिए, प्रतिपादन लिखा है, संपादन लिखा है, और संपादन को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं। अधिशासी लिखा है और गण्यमान्य लिखा है। अब बताइए इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। संपादन जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं। हम लोग गणमान्य बोलते हैं, लेकिन वो असल में गण्यमान्य होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बी वाले को चुना है, ये वाला है। ठीक है, 10वां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। स्वावलंबन दिया है, उज्जैनी दिया है। उज्जैनी कैसे लिखा है उसे आप देखें। निशंग दिया है और अंकुर दिया है। 3 जो है वो सही लिखे हैं, 1 गलत लिखा है। कौन सा गलत लिखा है? तो इसका बी वाला हो जाएगा। उज्जैनी होता है, न कि उज्जैनी, और इसीलिए हम इसका जो बी वाला है उसको चुनते हैं। ठीक है, उज्जैनी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला 12वां। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। तो यहाँ आप देखिए, अशुद्ध वर्तनी किसकी है। मारुति लिखा है, हरितिमा लिखा है, चिकीर्षा लिखा है, और व्याकरण लिखा है। अच्छा, व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का जानकार। अब इसमें बताइए गलत कौन सा लिखा हुआ है। तो 12वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर जो चिकीर्षा लिखा है वही गलत लिखा है। चिकीर्षा लिखने का तरीका गलत है, इसको चुन लीजिए। और क्यों गलत लिखा है तो आप देखें, चिकीर्षा होता है, चिकीर्षा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13। अच्छी आंखों वाली जो महिला है उसको हम क्या कहेंगे। सुलोचन कहेंगे, सुनैना कहेंगे, सुग्रीवा कहेंगे, या सुकंठा कहेंगे। तो अगर उसके गले का स्वर अच्छा होता तो हम सुकंठा कहते। ठीक है, और गर्दन की बनावट अच्छी होती तो हम सुग्रीवा कहते। बाकी इसमें से कौन सा चुनेंगे। सुनैना चुनेंगे। ठीक है, सुनैना इसका सही जवाब होगा। सुलोचन तब कहते जब कोई पुरुष होता और उसके लोचन यानी जो नेत्र है वो बढ़िया होते।
अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, सुंदर हृदय वाला जो है उसको क्या कहा जाएगा? सुलभ कहा जाएगा, सुहृदय कहा जाएगा, संहारक कहा जाएगा या सुग्रीव कहा जाएगा? आप देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सुहृदय हो जाएगा। सु मतलब सुंदर, ये उपसर्ग है, और हृदय का मतलब आप जानते ही हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खा जाए उसको क्या कहेंगे? कीटभक्षी कहेंगे, सर्वभक्षी कहेंगे, उत्पादक कहेंगे कि मांसाहारी कहेंगे? तो सर्वभक्षी कहेंगे, ठीक है, जो कि सब कुछ खाए। तो इसमें से हम कौन सा चुनेंगे? इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखिए, जो सरों में जन्मता हो, सरो मतलब सरोवर, तो जो सरोवर में जन्मे उसको क्या कहा जाएगा? सरसिज कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरसिज हो जाएगा। अब सरोवर में जो भी जन्म ले, कमल जन्म लेगा तो उसको भी सरसिज कहेंगे। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा? साधन कहा जाएगा कि साध्य कहा जाएगा, या फिर सेध कहेंगे कि संध्या कहेंगे? तो दिन और रात की संधि होती है, तो बीच का जो समय होता है शाम का, उसको हम कहते हैं संध्या। और सेध का मतलब तो आप जानते ही हैं, सुरंग खोदना, सेंध लगाना चोरों का काम है। बाकी साधन और साध्य में बताइए, तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साध्य, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। अभी 3 जो है पीछे छूट गया था, तो यहाँ आ गया है। आप प्रश्न को देखिए, प्रसूति का विलोम क्या है? तो प्रसूति मतलब होता है प्रजनन या जन्म देना या निर्माण करना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा कि निसूति हो जाएगा? देखकर बताइए कि प्रवृत्ति होगा तो निवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, निवृत्ति इसका सही विलोम हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, कौन सा वाक्य गलत है वो बताइए। तो लक्ष्मण को जल्दी क्रोध आ जाती थी। अब क्रोध क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ जरा क्रिया का जो लिंग है उसको देखिए। और उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, समस्या का निराकरण कीजिए, रहन सहन का स्तर सुधारिए। वाक्य जो दिए हैं, अब इसमें बताइए गलत कौन सा है। तो पहला वाला ही गलत है, लक्ष्मण को जल्दी क्रोध आ जाता था, तो यहाँ पे आ जाता था होना चाहिए, न कि आ जाती थी। बाकी 3 सही दिए हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान भेज दिया गया हो, एक स्थान उसका छुड़ा के उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? स्थानांतरित कहेंगे। स्थानांतरण का मतलब ही यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो बहेड़ा दिया है, बाजा दिया है, वाद्य दिया है और बाट दिया है। अब इसमें आप बताएं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका वाद्य हो जाएगा। वाद्य मतलब होता है बाजा, बाजा उसका तद्भव है और वाद्य जो है वो तत्सम है। बहेड़े का क्या तत्सम होता है? बहेड़ा जो है वो तद्भव है, इसका विभीतकी होता है। और यहाँ पे वही पूछ भी लिया गया है, विभीतक या विभीतकी जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो बहेड़ा हो जाएगा। ये पीछे आपने देखा है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे तत्सम पूछा जा रहा है, ठीक है। और तत्सम वाले में पूछा गया कि बताइए कौन सा है तत्सम। बाकी 3 तद्भव हैं, तो भुआल दिया है, भूपाल दिया है, भेड़िया दिया है और भरोसा दिया है। तो भेड़िया का वृक होता है तत्सम, बाकी भरोसा जो है इसका आप देख ही रहे हैं, ये तद्भव शब्द है। भुआल और भूपाल, तो इसमें से तत्सम कौन सा है? भूपाल होगा, और उसी का जो तद्भव है वो भुआल होता है, तो भूपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, कौन सा इसमें से तद्भव है आपको बताना है। बिल्व दिया है, बदरी दिया है, वामन दिया है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बदरी, ये जो बदरी लिखा है नहीं, असल में क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है, और यहाँ बदरी का होता है बद्री, ठीक है। बाकी विल्ब और वामन जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को समाप्त किया है, इसमें इतना ही। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, निरंतर प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये पेड क्विज वाला जो ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।